Assalamu alaikum, dear students. So, I hope you have gone through all the previous lectures based on the various thermodynamic processes. So, I already discussed the basic three thermodynamic processes. The first three thermodynamic processes: isothermal process, adiabatic process, and isochoric process. Now, the last one, which is known as isobaric process, will be discussed today, inshallah. So, what isobaric process is? I told you, isothermal process में pressure and volume change, temperature remains constant. In adiabatic process, all the thermodynamic variables change. In isochoric process, volume remains constant while as pressure and temperature change. लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? ये बेटा ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है. क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर. वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज. सो बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर हम क्या रखते हैं? फिक्स. प्रेशर of a system remains constant while as the volume and temperature change. But how this process is happening practically ये प्रोसेस कैसे होता है तो वो हम समझ लेंगे बेटा. मान लो आपके पास एक सिलेंडर है. इट कंसिस्ट्स ऑफ एन आइडियल गैस. ओके, सो इसमें एक आइडियल गैस हमने रखा and this cylinder is fitted with a piston. Now, suppose certain amount of heat is absorbed by this system, say dq. ठीक है बेटा. तो यहां क्या होगा? यहां ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज. दैट मींस जब ये सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा यहां पर वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा. दैट मींस यहां पर W एक्सपेंशन होगा. सो यहां पर इस सिस्टम में जो आप हीट दे रहे हो उससे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन. क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में वॉल्यूम चेंज आती है और उसके साथ साथ क्या चेंज आती है? टेम्परेचर. लेकिन बेटा आपको पता है टेम्परेचर में तब चेंज आएगी जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां जो आप हीट एब्सॉर्ब करवा रहे हो सिस्टम को, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी. तो बताओ बेटा यहां जो इस सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की उसने क्या क्या किया? एक तो उस हीट ने इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया. कैसे बढ़ाया? उसमें उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और उसके साथ साथ वर्क ऑफ एक्सपेंशन हुआ. तो हम बता सकते हैं बेटा ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है, इट इज द ओनली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द हीट इज यूटिलाइज्ड इन बोथ द वेज. वन, in increasing the internal energy and another part of it is utilized in doing the work of expansion. तो क्या मैं कह सकता हूं जो आइसोबारिक प्रोसेस है यही वो प्रोसेस है जिसमें हीट जो आप सिस्टम को देते हो वो दोनों चीजों में यूटिलाइज होती है. एक तो वो हीट जो ये सिस्टम एब्सॉर्ब कर रहा है, दैट इज यूटिलाइज्ड in increasing its internal energy and that is also utilized in doing the work of expansion. कैसे? मैंने आपको कहा इस सिस्टम में वॉल्यूम बढ़ता है, चेंज होता है. जैसे इस सिस्टम ने अगर हीट एब्सॉर्ब की, वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट मींस वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस. अच्छा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम ने जो हीट एब्सॉर्ब की उससे उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई होगी. तो बताओ बेटा यहां जो हीट है उसने कितने काम किए? यहां पे ऑब्वियसली उसने दो काम किए. एक तो उसने रेज की सिस्टम की कौन सी एनर्जी?
इंटरनल एनर्जी, और क्या किया, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो बेटा हम यहां पर, हमें पता है ये जो dW होता है इट इज इक्वल टू PdV, सिंस द प्रेशर इज कांस्टेंट, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आएगा। सो बताओ dQ किसके बराबर निकला फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, du प्लस PD। So this is the formulation of first law of thermodynamics for isobaric process. So जब आप isobaric process में first law of thermodynamics की फॉर्मूला लगाओगे और वो फॉर्मूला ये आएगी, dQ is equal to du प्लस PdV। और पिछले लेक्चर में आपने देखा वहां जो फॉर्मूला आती थी वहां आता था dQ is equal to du। Why? क्योंकि वहां पर वर्क ऑफ एक्सपेंशन 0 था। लेकिन ये चार प्रोसेसेस में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चार प्रोसेसेस में ये अकेला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो आप एब्जॉर्ब करवाते हो सिस्टम को, दैट इज यूटिलाइज्ड इन बोथ द थिंग्स, इन बोथ द वेज, वन इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी and another one in doing the work of expansion। समझ आ रहा है? याद होगा आपको आइसोथर्मल में जो भी आप हीट देते थे, that whole heat was utilized in doing the work of expansion। एडियाबैटिक में तो हीट एब्जॉर्ब ही नहीं सिस्टम करता था। अच्छा, आइसोकोरिक में आपने देखा whatever heat is absorbed by the system, that heat is totally utilized in raising the internal energy। But as far as the isobaric process is concerned, in this system the heat absorbed is utilized in two ways, one in raising the internal energy and another one in doing the work of expansion। so ये था बेटा basic qualitative method या qualitative definition isobaric process की। so इसका qualitative nature आपको समझ आया होगा। so obviously अगर सिस्टम ने ही, इसका मतलब ही हुआ कि यहां पे फ्री एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एंड यू मस्ट रिमेंबर, तीन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में फ्री हीट एक्सचेंज होता है, खाली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सो रेस्ट in these processes like isobaric, isochoric and isothermal, in all these three processes heat exchange is taking place between system and surroundings। तो यहां obviously प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा, देखो बेटा कैसे, इसमें हम पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट को स्टडी करेंगे। इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आएगी बेटा, देखो क्या होगा। when this system absorbs the heat, internal energy will increase। due to internal energy, increase in internal energy, temperature of the system will increase। when the temperature of the system will increase, then what will happen, this system will expand। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो गैस का वॉल्यूम होगा that will be proportional to its एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम में जितना जितना टेम्परेचर राइज होगा उतना उस सिस्टम का एक्सपेंशन होगा। बट यहां पर हमने क्या कांस्टेंट रखा, कीपिंग पी कांस्टेंट। और शायद आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में एक लॉ पढ़ा होगा नोन एज चार्ल्स लॉ। सो बताओ चार्ल्स लॉ बेटा यही है ना, दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। सिंस इन आइसोबारिक प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस increases linearly with respect to the temperature। is that clear? तो बेटा यहां पर हम ऐसे भी इक्वेशन ऑफ स्टेट अब लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई T1 शाबाश इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो यहां पर भी खाली एक ही इक्वेशन ऑफ स्टेट आएगी एज पर द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। थ्री क्वांटिटीज, वन ऑफ देम इज कांस्टेंट, सो अगर दो की रिलेशन है तो एक ही आएगी, सो एक रिलेशन आ रही है। एडियाबैटिक में तीनों चेंज होते थे तो तीन रिलेशंस आ रही थी, पेयर बढ़ रहा था तीन का, लेकिन यहां पे एक ही रिलेशन आएगी, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। समझ आ रहा है? सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट for isobaric process। so in case of isobaric process, when the temperature of the system increases, but how the temperature increases, when the system absorbs heat, when the temperature increases, temperature के बढ़ने से वॉल्यूम भी
बढ़ रहा है। अब बोलोगे सर प्रेशर कैसे कांस्टेंट रह गया इसमें? तो देखो बेटा क्यों यहां पे कांस्टेंट रहता है। अब मुझे बताओ, जब इस सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर भी बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम बढ़ जाएंगे, सो प्रेशर शुड इंक्रीज। बट इसके साथ साथ यहां वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। लेकिन वॉल्यूम के इंक्रीज होने से आपको पता है, जब वॉल्यूम बढ़ गया, स्पेसिंग बढ़ गई, प्रेशर घटेगा ना। तो बताओ बेटा, यहां एक वेरिएबल के बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरे वेरिएबल के बढ़ने से प्रेशर घट रहा है। व्हाट विल बी द नेट चेंज इन द प्रेशर? इट विल बी जीरो। क्यों? टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घटना चाहिए। व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्रेशर? इट इज जीरो। सो दिस इज हाउ द आइसोबारिक प्रोसेस इज रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। सो नाउ इस जैसे हमने सारे प्रोसेसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक वर्क निकाली, तो यहां पर भी सब कुछ वैसे ही निकालना है बेटा। तो आप पहले हम थर्मोडायनेमिक वर्क निकालिए। ओके, और दिस प्रोसेस द थर्मोडायनेमिक वर्क इज क्वाइट इजी। देखो बेटा, कुछ भी नहीं करना है, इट इज वेरी इजी हियर। सो आपको पता है डी वर्क डन, जो जनरल फॉर्मूला है वर्क डन की, बहुत बार मैंने बताया। थर्मोडायनेमिक वर्क की जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, वेयर वॉल्यूम हैज द लिमिट्स, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। बट आपको पता है इन आइसोबारिक प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जब बेटा प्रेशर कांस्टेंट रहा तो हम उस क्वांटिटी को इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं। सो P को बाहर रखो, अंदर क्या बचा बेटा? इंटीग्रल ऑफ dV, वेयर द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। और आपको पता है बेसिक इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, सो इंटीग्रेशन ऑफ dV इज v। याद रखा? सो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या आएगा बेटा? v। लेकिन v के तो लिमिट्स हैं, कहां से कहां है? लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट v2। तो टोटल वर्क कितनी आ गई ड्यूरिंग दिस वॉल्यूम चेंज? p। v का अपर लिमिट आएगा v2 माइनस v का लोअर लिमिट आएगा v1। दिस इज द थर्मोडायनेमिक वर्क ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस। तो अगर आपको पता हो हमने सिस्टम को फिक्स किया है किसी प्रेशर पे और उसका वॉल्यूम चेंज हुआ फ्रॉम V1 टू V2, यू कैन फाइंड आउट द वर्क ड्यूरिंग दैट एक्सपेंशन और ड्यूरिंग दैट कंप्रेशन। प्रेशर फिक्स रखना है, प्रेशर कांस्टेंट है। सो थर्मोडायनेमिक वर्क ये जो निकल रही है ड्यूरिंग विच प्रोसेस? ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस। किसके बराबर निकला वो? P टाइम्स change in the volume, V2 final volume minus initial volume. Now its indicator diagram. इसकी बेटा इंडिकेटर डायग्राम देखिए। I told you many times that indicator diagram, what indicator diagram is? It is the diagram, it is the graph which shows how the pressure of the gas changes with respect to the volume. So indicator diagram क्या आएगी बेटा इसकी? Let us draw the graph between pressure and volume. तो क्या होगा बेटा? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा क्या प्रेशर में कोई चेंज आएगी? नहीं। That means volume changes independently. It doesn't change और pressure does not change with respect to the volume. इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम के बढ़ने से यहां प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रही है। प्रेशर इज कांस्टेंट। इट विल बी लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, इट विल बी पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पे प्रेशर ये है, इस पॉइंट पे भी प्रेशर यही है, इस वॉल्यूम पे भी प्रेशर यही है। सो इन एट ऑल पॉइंट्स द प्रेशर रिमेन्स constant. So this is the indicator diagram
फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस अगर आप ऑब्जर्व करोगे वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रही है। अच्छा, और एक ग्राफ आएगा, वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर ग्राफ डालोगे आपको पता है चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम लीनियरली बढ़ेगा। सो ये दो डायग्राम्स, ये दो ग्राफ्स किसके आ गए बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस के। नाउ अगर आपको मैंने कल बताया था कि जब भी आप पीवी कर्व के अंडर जो एरिया है वो आप निकालोगे वो आपको वर्क देगा। सो दैट मीन्स यहां पर जो ये एरिया आ रहा है, कुछ एरिया आ रहा है ना, यहां पर वर्क हो रही है ना बेटा, तो दिस एरिया अंडर दिस कर्व, सिंस इट इज अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ जब आप निकालोगे वो आपको यहां पे वर्क देगा। सो एरिया अंडर दिस पीवी कर्व विल गिव यू द वर्क। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? सो नाउ अब बेटा स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। बहुत बार मैंने समझाया है कि स्लोप ऑफ पीवी कर्व मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? मैंने बहुत बार समझाया आपको स्लोप क्या होता है। यहां पर जो स्लोप होता है पीवी कर्व का, उसका मतलब हुआ उस सिस्टम में किस रेट पे प्रेशर चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। सो यहां पर बेटा प्रेशर किस रेट पे वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है, सिंस P इन आइसोबारिक प्रोसेस इज कांस्टेंट। P क्या है यहां पे? कांस्टेंट। जब P कांस्टेंट है तो d बाई dv ऑफ P, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो स्लोप निकला वो बेटा क्या निकला? 0। सो स्लोप ऑफ आइसोबारिक और पीवी कर्व फॉर आइसोबारिक प्रोसेस इज 0। व्हाई द स्लोप इज 0? बिकॉज यहां पर प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यहां पर जो प्रेशर है इट इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो इससे यही सिग्निफाई हो रहा है कि अगर वॉल्यूम चेंज आ रही है लेकिन प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। सो दिस इज रिगार्डिंग स्लोप ऑफ which curve? PV curve. सो बेटा आज हमने इन सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को फिनिश किया, ठीक है बेटा। तो अब मैं जो मैंने पहले ही लेक्चर्स में आप डिस्कस किया था एक टॉपिक दैट वाज साइक्लिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था साइक्लिक प्रोसेस बेटा वो प्रोसेस है जो अपनी स्टेट की ओर वापस आ जाता है थ्रू एनी पाथ। लाइक किसी सिस्टम में जैसे मैंने ग्राफ डाला बेटा बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम लाइक दिस। मान लो इस सिस्टम का इनिशियल स्टेट जो थी, इसका प्रेशर था P1, इसका वॉल्यूम था V1। नाउ यहां पर एक्सपेंशन हुआ लाइक दिस एंड इट इज फाइनल स्टेट, से दिस स्टेट इज P2 V2, ठीक है बेटा। नाउ मैं इसको से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस सिस्टम, आई विल रेस्टोर दिस सिस्टम टू इट इज ओरिजिनल स्टेट। मैं इसको वापस ला रहा हूं थ्रू अनदर पाथ कुछ भी हो ऐसे। नाउ टेल मी, इन दिस होल साइकिल इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट भी क्या है? ए ही है ना। सो ऐसा प्रोसेस जो रिटर्न बैक हो टू इट इज ओरिजिनल स्टेट आफ्टर ऑल दीज पाथ्स, आफ्टर इट फॉलोज ऑल दीज पाथ्स इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन ये किया है। सो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम अपनी स्टेट पे वापस आ जाता है। किस पाथ के थ्रू आ जाएगा उसके साथ हमें कुछ नहीं है। जैसे ये पहले इस पाथ के थ्रू आया है, से फर्स्ट पाथ, देन रिटर्न बैक किस पाथ से गया है, सेकंड पाथ। पहले क्या प्रेशर था इसका, P1 V1, और बाद में आ गया P2 V2, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली इसकी स्टेट वापस वही आ गई P1 V1। सो इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट।
अब आप याद रखना, इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा यूज करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यू माइट रिमेंबर जो इंटरनल एनर्जी है ये कौन सी फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। और मैंने बताया था आपको जब मैंने इंटरनल एनर्जी एक्सप्लेन किया था, आई टोल्ड यू दैट टाइम दैट इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज in the state function, the change in the internal energy is always equal to zero. So इस cyclic process में internal energy में बेटा कितनी change आएगी, zero. Why? Because process is cyclic. मैंने explain, जिसने वो miss किया हो वो lecture, he can watch it on the YouTube. I think it is the very it is the third lecture, हाँ. तो उस लेक्चर सीरीज में तीसरा लेक्चर है शायद, तो इंटरनल एनर्जी वहां पे आप पढ़ सकते हो। सो इंटरनल एनर्जी की चेंज साइक्लिक प्रोसेस में कितनी होती है, जीरो। तो बता बेटा यहां जो डी क्यू है वो किसके बराबर निकला, डी डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है वो हीट किसमें यूज होती है, इन डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ऐसे ही जो आप इंजन लेते हो, हीट इंजन लेते हो, हीट पंप लेते हो, रेफ्रिजरेटर लेते हो, दे ऑल आर साइक्लिक प्रोसेसेस एंड इन साइक्लिक प्रोसेसेस द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। सो यहां जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती नहीं है, वो खाली क्या करती है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। पर साइकिल जो भी आप हीट दोगे वो सारी की सारी हीट बेटा किस लिए यूज होगी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन में। लेटर ऑन इसकी एक लिमिटेशन थी, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी, दैट वी कैन नॉट कन्वर्ट द होल एंटायर हीट एनर्जी इनटू वर्क। वो एक लिमिटेशन थी और वो हमें एक्सप्लेन किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू convert the entire heat energy into mechanical one. That will be discussed later on inshallah in the next lecture series when I discuss the second law of thermodynamics. So अब बेटा इस साइक्लिक प्रोसेस में जो आप वर्क निकालना चाहते हो या हीट निकालना चाहते हो कि इस सिस्टम ने नेट हीट कितनी एब्जॉर्ब की, वो कैसे आप निकालोगे। सो यू मस्ट रिमेंबर ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बेटा एक लूप बन रहा है कि नहीं। सो इस लूप में, इस क्लोज्ड लूप का जो एरिया होगा, ओके, एरिया ऑफ द क्लोज्ड लूप, ओके, एरिया ऑफ व्हाट लूप, क्लोज्ड लूप गिव्स अस द नेट वर्क डन। इज दैट क्लियर? ये लूप क्या देगा बेटा, वर्क डन। तो इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, लाइक यू हैव द इंडिकेटर डायग्राम पीवी एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। द सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, then here. Say this is point A, this is point B, and this is point C. Say here, suppose the pressure is P, volume is V. Here the pressure is 2P and obviously volume V ही होगा। Here the pressure is P and volume is 2V. The question is find the net work done during this process. इस प्रोसेस में हमें यह बताओ नेट वर्क डन कितनी हो रही है। पहले यह बताओ, ये साइक्लिक है ना बेटा, इस साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हीट होगी वो किस में यूज होगी, वर्क में। सो डी क्यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू। सो फिलहाल डी डब्ल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे वर्क, मैंने अभी बताया आपको, ये क्लोज लूप बन रहा है, इस क्लोज लूप का क्या आप निकालोगे, area of this closed loop will give you the net work done during this cyclic process. So work done during cyclic process is always equal to the area of that loop. मगर कर्व देखना है किस किस के बीच में, कर्व होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए between pressure and volume. So work done किसके बराबर आएगी यहां पे, area of closed loop. लूप कैसा है, कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल, area of right
angled triangle, okay, BAC or ABC, okay, it is right angled at A. So किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस. व्हाट इज द बेस? बेस के साइड से ख्याल रखना है वॉल्यूम वेरिएबल है, परपेंडिकुलर के साइड से प्रेशर लेना है, तो हाफ ऑफ बेस, बेस वॉल्यूम है. बताओ यहां से यहां तक कितना वॉल्यूम है? बेटा यहां पर ये 0 है, ठीक है, ये कितना है? V, वो कितना है? 2V. सो 2V माइनस V, दैट इज V. सो A से C तक जो वॉल्यूम है वो V है. इट इज नॉट 2V बिकॉज वॉल्यूम इज मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट. यहां से यहां तक वॉल्यूम है V, यहां से यहां तक वॉल्यूम है 2V. तो ये कितना होगा? इट विल बी V मल्टीप्लाई बाई, ओके, परपेंडिकुलर. देखो बेटा इसको भी यहां से देखना है, यहां से यहां ऊपर, 0 से ऊपर तक ये 2P है, 0 से यहां तक P. सो 2P माइनस P इज P. तो बताओ यहां जो वर्क डन निकली बेटा वो किसके बराबर निकली? हाफ ऑफ P इंटू V, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. सो ये वर्क निकली, और ऑब्वियसली इतनी ही हीट भी एब्जॉर्ब हुई होगी, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द वर्क डन. इज दैट क्लियर? आप एक क्वेश्चन खुद करोगे, यू विल व्हाट्सएप मी दैट, ठीक है, वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं यहां पे वो डायग्राम उसकी ड्रॉ करना चाहता हूं और आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके देना मुझे. द क्वेश्चन इज लाइक दिस, द ग्राफ इज, it is the indicator diagram. Indicator diagram means the graph between pressure and volume. Here the values are P comma V. The system is going like this, A to B, then from B to C, then from C to D, then from D to A. So obviously it is a cyclic process. So here the pressure is P, volume is 2V. Here the pressure is yes, say V, volume is 2P. Here the pressure is 2P, volume is V. Is that clear? तो सीधे पता चल रहा है यहां पर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, यहां तक कोई प्रेशर चेंज नहीं आई है आइसोबारिक, तो वॉल्यूम चेंज आ गई है 2. यहां पर क्या हुआ है? तो अब एक चीज मुझे बताना है, वो ये है, अब मुझे बताओ A से B तक प्रेशर क्या रहा है? फिक्स. सो A से B तक कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आइसोबारिक. बता बेटा B से C तक वॉल्यूम फिक्स है ना? सॉरी, इट इज V. हाँ, वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर में फर्क आ गया है. अब मुझे बताओ प्रेशर चेंज हुआ है, वॉल्यूम फिक्स है, क्या बता सकते हो किस सिस्टम में, किस प्रोसेस में वॉल्यूम फिक्स रहता है? आइसोकोहरिक. सो B से C तक कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आइसोकोहरिक. देन C to D अगेन प्रेशर कांस्टेंट, volume, yes, volume should change. Here the volume is 2V.